हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ढाबरिया बॉलीवुड के Q2 FY25 के रिजल्ट को। तो Q1 FY25 में मैंने डिस्कस किया था इस कंपनी की एक अच्छी बात कहीं या बुरी बात कहीं, ये चीज़ है कि एक्चुअली बुरी बात है। ये चीज़ है कि ये हर 2 क्वार्टर में आके अपना अर्निंग्स कॉल करती है, तो हमें अपडेट का पता सिर्फ या तो Q2 में चलता है या Q4 में चलता है। तो Q1 में मैंने इसका वीडियो बनाया था बिकॉज मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि ये रीजनेबली वैल्यूड है, इसका वैल्यूएशंस अभी भी ठीक ठाक हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स वाले जब मैंने सीरीज़ शुरू किया था उसमें डिस्कस किया था और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था, डिपेंडिंग क्योंकि उस टाइम पे ऑडियंस बेस बिल्कुल ही कम था, उसके हिसाब से भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो मुझे लगा उसका Q2 का रिजल्ट आया है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है और बहुत वैलिड रीज़न है, तो वो हमको समझना है। Q2 का मैं रिजल्ट डिस्कस करूंगा एंड सिंस अभी जस्ट फ्रेश इन्होंने अर्निंग्स कॉल किया है आज ही, तो उससे भी हमको ये पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आगे इसका ग्रोथ रहेगा। गाइडेंस कंपनी ने अभी भी चेंज नहीं किया है, रीजनेबल वैल्यूएशंस पे कंपनी अभी भी ट्रेड कर रही है मेरे हिसाब से, तो जितना मुझे समझ है, जितनी मेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड नॉलेज है। तो इसका रेवेन्यूज़ की बात करेंगे। सबसे पहले यूजुअली मैं क्या करता हूँ, बिजनेस मॉडल को डिस्कस करता हूँ, बट सिंस मैंने वो वीडियो बना रखा है बिजनेस मॉडल आपको उसी में से देखना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम ऑन डिस्कसिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ इट, बट मोटा माटी समझेंगे। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, बहुत डिटेल में जाके समझाया है कि बिजनेस करता क्या है, ठीक है, वहाँ पे समय उसमें ख़राब नहीं करेंगे। तो 3 डिवीजन है इसके। एक तो पीवीसी एक्सट्रूजन का बिजनेस है जिसमें ये पीवीसी पैनल्स, पीवीसी विंडोज़, पीवीसी डोर, स्लाइडिंग, केसमेंट, जितना भी टाइप का पीवीसी का घरों के अंदर सामान बनता है, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ भी हो, ये काफ़ी चीज़ें बनाती है, चाहे वो फ्लूटेड पैनल्स हो। अब तो इसने सॉफ्ट पैनल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, वो भी बताऊंगा क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, 57% रेवेन्यू जिस सेगमेंट से आता है वो है पीवीसी एक्सट्रूजन का सेगमेंट। एक्सट्रूजन मतलब जब आप किसी शेप पीवीसी का मटेरियल पॉलीविनाइल क्लोराइड जब आप डाल रहे हो तो उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में एक्सट्रूड करके बाहर निकालते हैं, चाहे वो उससे आप दरवाजे का जो फ्रेम होता है वो बनाए, चाहे विंडोज़ का फ्रेम बनाए, चाहे विंडोज़ बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, ठीक है। एक होता है पीवीसी ये। दूसरा सेगमेंट इनका है जिससे 27% रेवेन्यू आता है। पीवीसी एक्सट्रूजन से इनका 57% सेगमेंट रेवेन्यू आता है और वो प्योरली B2B बिजनेस है, इसमें B2C का कोई काम नहीं है। दूसरा आता है इनका यूपीवीसी विंडोज़, ये B2B भी है और B2C भी है। तो यूपीवीसी विंडोज़ क्या होता है, पीवीसी से अलग आपको लग रहा होगा, पीवीसी और यूपीवीसी में बहुत आपको लग रहा होगा कि लास्ट में पीवीसी तो सेम है, एक्चुअली सेम है, लेकिन पीवीसी क्या होता है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड बोले तो आप उसको मोड़ सकते हैं उसको, वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज इट इज़ प्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। लेकिन जब हम यूपीवीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूपीवीसी मतलब होता है अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इससे प्लास्टिसाइजर्स को हटा दिया जाता है ताकि वो स्टिफ हो जाए और काफ़ी उसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। तो यूपीवीसी विंडोज़ भी ये बनाती है जिसमें 27% इसका रेवेन्यू शेयर आता है ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू दैट द कंपनी लॉग्स इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा सेगमेंट इनका आता है मॉड्यूलर फर्नीचर का, जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। एरिजो स्टूडियो के नाम से इन्होंने अपनी चेन्स खोली हुई हैं। तो अब लेट्स से कोई भी डेवलपर है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, उसको एक जिसे कहते हैं ना कि बना हुआ घर देना है जिसमें फर्नीचर भी लगा हुआ है, तो उन उस सारे सेगमेंट को ही केटर करते हैं। और आप और मेरे को भी अगर फर्नीचर जाके लेना है तो मेरी जो स्टूडियो से जाके फर्नीचर ले सकते हैं, और काफ़ी एग्रेसिवली ये वाला जो सेक्शन है वो ग्रो कर रहा है इस कंपनी का, ठीक है। तो Q1 का रिजल्ट मैंने बताया था, 17% से टॉप लाइन ग्रो किया था, ठीक ठाक रिजल्ट था। मतलब ओवरऑल तो कंपनी ने कहा हम 25% से ग्रो करेंगे FY24 से FY25 में आते आते, और अगले 4 साल तक ऑन टॉप ऑफ इट जितना भी हम ग्रो करेंगे हर साल उससे 25% हम रेवेन्यू को ग्रो करते रहेंगे। और इनका जो मार्जिन है, जो उनको लेवरेज मिलता है, जिससे मैं कहूँगा कि जो आपका एबिटा और मतलब ऑपरेटिंग इनकम हो गया और नीचे आके जो आपका पैट लेवल पे जो नेट प्रॉफिट बचता है, वो इससे ज़्यादा स्पीड से इनका बढ़ रहा है बिकॉज ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेट्स से फ्लूटेड पैनल्स पे, और इन्होंने अभी सॉफ्ट पैनल्स निकाले जो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। तो Q2 का रिजल्ट अगर देखने से पहले ऑन द आउटसाइड जैसे मैं बताता ही हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। कोई ऑलमोस्ट कोई सेल्स ग्रोथ नहीं था, 6% से ही सेल्स ग्रो किया है। लेकिन आप इसके काम का नेचर समझो कैसा है। कोई बिल्डिंग बनी है, उसके बाहर उसने विंडोज़ लगानी है या घरों में काम करना है या पैनल्स लगाने हैं बाहर, तो बारिश में वो सब काम नहीं हो सकता है। और अब हमको पता है कि जो Q2 था उसमें काफ़ी एक्सटेंडेड रेंज थी। आप एशियन पेंट्स का रिजल्ट निकालो, कोई भी आप ऐसा रिजल्ट निकालोगे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वहाँ पे कंपनीज़ ने अच्छा रिपोर्ट नहीं किया है नंबर्स, पर्टिकुलरली Q2, बिकॉज रेंज जो जुलाई तक चलती थी वो अगस्त सितंबर तक चली है। पर्टिकुलरली इसका जो मेजर प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है, इन दिल्ली NCR वाले रीजन में है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली काफ़ी
जो मॉनसून था काफ़ी लंबा था, तो काम ऑब्वियसली अटका है। जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट करना था वो स्पिल ओवर होकर नेक्स्ट क्वार्टर में अब आएगा। तो अभी भी कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में ये मेंटेन किया है कि हम वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट दैट H2 में हम ओवरकम कर लेंगे जितना भी हमने H1 में ठीक से नहीं परफॉर्म किया है। तो H2 में हमारा डिमांड बहुत अच्छा है, इनका ऑर्डर बुक भी एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है। तो वो भी चलो आगे जाके डिस्कस करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे रिजल्ट्स देखिए, तो Q2 FY25 के रिजल्ट इन्होंने दिए हुए हैं और H1 FY25 के रिजल्ट दिया हुआ है। तो रेवेन्यू आप देखेंगे तो 6% से बढ़ा है, 6.2% से। एबिटा आप देखेंगे 20.8% से बढ़ा है। तो ऑब्वियसली जब आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज लॉन्च करते हैं या किसी भी तरीके से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटाते हैं तो आपका लेवरेज बनता है, आपको एबिटा लेवल पे एक मार्जिन्स का कम एक्सपेंशन आता है। वही चीज़ देखने को मिली है। पैट भी 16% से बढ़ा है और ये कंपनी पिछले कई क्वार्टर से ऐसा कर रही है। जिस हिसाब से ये सेल्स बढ़ाती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से ये अपना नीचे प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग इनकम बढ़ाती है। आप साइड में भी देखेंगे तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है 191 बेसिस पॉइंट्स का, मतलब 2 बेसिस पॉइंट्स का आपका इंप्रूवमेंट आया है। और पैट में भी 64 बेसिस पॉइंट्स का, मतलब 0.64% का इंप्रूवमेंट आया है। तो अच्छी बात है, इनको मार्जिन्स के एंड पे कोई ऐसे सच परेशानी नहीं हो रही है। H1 FY25 का आप पॉज करके देख सकते हैं। आधे साल में 11% से रेवेन्यू बढ़ा है, 27 से एबिटा और 32 से पैट बढ़ा है इनका 32% से। और मार्जिन प्रोफाइल भी H1 में आप देखो तो दोनों अच्छी तरीके से बढ़े हैं। तो कोई सिर्फ सेल्स का प्रॉब्लम आया है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर है या रॉ मटेरियल के प्राइस के फ्लक्चुएशन को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ नहीं है। और वो भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, अगर रिजल्ट गलत आया है तो मैं अच्छा नहीं आया है और बहुत टाइम से अच्छा नहीं आ रहा है, कंपनी बकवास करे जा रही है, मैनेजमेंट सबका बनाते जा रहा है कि हम अच्छा ग्रो करेंगे करेंगे करेंगे, तो देन आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से कि यार ये कंपनी में मेरे को डाउट हो रहा है कि ये तो खाली बोल रही है। जैसे सम्मान कैपिटल काफ़ी टाइम से उसका चल रहा है कि हम ग्रो करेंगे, नहीं कर रही है। आज उसका रिजल्ट है, देखूंगा कैसा रहता है, किस हिसाब से रहता है। अभी आप देखो कि जो कंसोलिडेटेड इनका सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, सेगमेंटल परफॉर्मेंस आप अगर देखोगे तो पीवीसी प्रोफाइल आप देखो 6.8% से इस क्वार्टर में बढ़ा है, और यूपीवीसी तो ऑलमोस्ट बढ़ा ही नहीं है, आप लगा लो। मॉड्यूलर फर्नीचर लेकिन काफ़ी अच्छे से बढ़ा है 19%, बट अगेन छोटा बेस है, लेकिन फोकस भी इनका मॉड्यूलर फर्नीचर को ज़्यादा बढ़ाने में है। और एक्सपोर्ट भी इन्होंने शायद यूरोपियन मार्केट्स में एक के साथ किसी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है, तो उसको ये एक्सपोर्ट करती हैं, फिर वो अपना लोगो लगा के आगे अपने यूरोप में ही इनके फर्नीचर्स को बेचता है। तो एक्सपोर्ट में भी पोटेंशियल रखती है ये कंपनी फ़िलहाल। तो उस हिसाब से आप तीनों सेगमेंट में देख लो। फिलहाल इस रिजल्ट को आप कह सकते हैं वन ऑफ है। अगर अगला भी ऐसा रहा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि यार वन ऑफ नहीं था, अब तो मैनेजमेंट हम सबको बना रहा है। तो ऐसा मुझे अभी तक नहीं लगा। मैनेजमेंट को एक इंट्यूशन नाम की भी चीज़ होती है, जब आप सुन के आपको समझ आता है कि किस लहजे से बात करते हैं। बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अर्निंग्स कॉल आई, यूट्यूब पे अपलोड करी, किसी ने भी करी, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट को वहाँ से कॉपी पेस्ट करके गूगल LLM में डालते हैं और उससे वो पूछते हैं कि शॉर्ट में वो समरी बता देता है। फिर आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछने हैं। इफ़ यू आर अब बहुत अच्छे से, अगर बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पता है टिपिकल क्वेश्चंस क्या हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार उससे हमको बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं पता चलती। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो। मैंने वो ट्राई किया लेकिन मेरे को वो इतना समझ नहीं आया। मैनेजमेंट किस टोन में बात कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ से भी पता चलती है, ठीक है। और एक पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग देन जस्ट समरी पढ़ना। तो मुझे ऐसा लगा, गलत हो सकता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी आप इनकम स्टेटमेंट पॉज करके देख सकते हैं। सेम चीज़ जो मैंने बताई, रेवेन्यू 6% से बढ़ा है। इसमें आप सिर्फ पॉज करके देख लीजिए, इसमें डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ कि इस कंपनी में चल क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आई। जो मैंने आपको बता दिया, एक्सटेंडेड रेनी सीजन था, उसके हिसाब से प्रॉब्लम आया। गाइडेंस में कोई चेंज नहीं है, वो अच्छी बात है। मुझे अगर ऐसा लगता कि मुझे डर था कि अब 25% की जगह कंपनी ये ना कहे कि यार इस साल तो हम 20% से ग्रो करेंगे, तो फिर मेरा जो थीसिस है वो शायद ख़राब हो जाता है इस कंपनी को लेके। लेकिन अभी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अब मैं बताता हूँ कि इनका फ़िलहाल का ऑर्डर बुक कितना है। अगर सितंबर की बात करें तो 135 करोड़, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अक्टूबर में एक पोस्ट भी डाला था जब इनका अपडेट आया था कि हमने 7-8 करोड़ के नए ऑर्डर्स लिए हैं। आई थिंक गोदरेज ग्रुप से थे, मैं भूल रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा से थे, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो मैंने वो अपडेट भी डाला था। तो अभी करंट ऑर्डर बुक इनका कितना है, 140 समथिंग करोड़ का, और इससे एक साल पहले वो ऑर्डर बुक हुआ करता था 120 करोड़ का। तो ऑर्डर बुक में भी इनका इंक्रीज़ हुआ है।
और ये क्या कर रहे हैं, जो इनका फ्लूटेड पैनल वाला सेगमेंट है, जो पीवीसी एक्सट्रूजन में, 3 सेगमेंट मैंने बताया, पीवीसी एक्सट्रूजन, यूपीवीसी विंडोज़ और थर्ड वाला मॉड्यूलर फर्नीचर। तो जो पहला वाला पीवीसी एक्सट्रूजन वाला सेगमेंट है, उसमें भी इसके अंदर एक चीज़ आती है, उसका नाम है फ्लूटेड पैनल्स। अब फ्लूटेड पैनल्स भी मैंने ऑब्वियसली पिछले वाली वीडियोज़ में बताया है, तो डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस आप ये समझो, उसका लिंक मैं अगेन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ये समझो कि जैसे आपको, आपके घर में वॉल है, अब उसके वॉल के अंदर से तो पाइप जाता है, फिर वो पाइप में सीलन आती है, फिर वो एकदम परत से नहीं जमती है, पपड़ी पपड़ी सी, फिर वो उसको झाड़ना पड़ता है, हर 3-4 साल बाद उसमें काम करवाना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि वो छुपाने के लिए, अपने घर की एस्थेटिक अपील को बढ़ाने के लिए पैनल्स यूज़ करते हैं, वॉल पैनलिंग जिसे हम कहते हैं, क्लैडिंग जिसे हम कहते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा इवॉल्वमेंट होता है। पहले लूवर्स पैनल्स आते थे, फिर पहले पीवीसी पैनल्स आते थे, फिर लूवर्स पैनल आए, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैनल आए, और अभी जो चल रहा है वो है फ्लूटेड पैनल्स, बिकॉज उसमें आपको वैरायटी बहुत मिलती है, उसमें आपको डिफरेंट प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं पैनल, फ्लूटेड पैनल्स में, और कलर्स बहुत मिलते हैं, डिज़ाइंस बहुत मिलते हैं। तो ये कंपनी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनीज जिसने फ्लूटेड पैनल लॉन्च किया इंडिया में, बिकॉज इम्पोर्टर्स ही उससे पहले इम्पोर्ट कर रहे थे। तो इसने पिछले साल आई थिंक 19 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ फ्लूटेड पैनल से। पीवीसी एक्सट्रूजन के सेगमेंट के अंदर भी जो फ्लूटेड पैनल वाला सेगमेंट है, वहाँ से FY 24 में इसने FY 24 में इसने 30 CR का फ्लूटेड पैनल में रेवेन्यू जनरेट किया था, FY 24 पिछले साल, सिर्फ पीवीसी वाले सेगमेंट के, फ्लूटेड पैनल वाले सेगमेंट में। लेकिन अभी H1 आते आते इसने ऑलरेडी 19-20 करोड़ का इसमें रेवेन्यू कर लिया है। तो कंपनी का अब, आई थिंक कोई आ गया है, बट देख लेगा कोई। बट आई थिंक इसमें अभी अच्छी बात यह है कि जो कंपनी गाइड कर रही है, कंपनी ये कह रही है कि फ्लूटेड पैनल वाले सेगमेंट से हम 40-45 करोड़ का और जनरेट करेंगे इस साल, और मतलब पूरा। तो पिछले साल सिर्फ 35 करोड़ का किया, सिर्फ 30 CR का किया था, और इस साल 10-15 करोड़ एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ इट ये जनरेट करेंगे। तो ठीक है, हमको ये भी समझना है। तो मतलब फ्लूटेड पैनल काफ़ी अच्छा कर रहा है इनका, जैसा इन्होंने बताया भी था, बिकॉज मुझे भी डर था कि यार इन्होंने बोल तो दिया हमने लॉन्च किया फ्लूटेड पैनल, हम अच्छे हैं इसमें, हम अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो हर कंपनी कहती है, हर मैनेजमेंट कहता है, आपको बहना नहीं है ये। जब कोई भी ये मैनेजमेंट आके कहता है, मेरा तो इतना गंदा एक्सपीरियंस भी रहा है बहुत बारी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स में कहता है, स्टाउंडिंग रिस्पॉन्स रहा है, अब बस क्लाइंट्स इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं। बोलेगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये थोड़ी बोलेगा यार हमने प्रोडक्ट निकाला है, लॉन्च किया है, यार वो अच्छा रिस्पांस नहीं है, उसका ख़राब रिस्पांस है। वो तो हमें बाद में पता चलता है जब उसके नंबर्स आते हैं कि यार इतना अच्छा बोल के और नंबर्स तो आ नहीं रहे हैं, तो किस चीज़ का रिस्पांस, खाक रिस्पांस है आपका। तो रेस्पॉन्स फ्लूटेड पैनल वाले सेगमेंट में काफ़ी अच्छा रहा है। अभी इन्होंने नया चीज़ लॉन्च किया है, फ्लूटेड पैनल की जगह सेम सेगमेंट में सॉफिट पैनल्स। अब सॉफिट पैनल्स क्या होते हैं? फ्लूटेड पैनल्स आप घरों के अंदर यूज़ करते थे, आप इस तरीके से समझे। अब फ्लूटेड पैनल्स आप बालकनी में यूज़ करेंगे, पॉर्च में यूज़ करेंगे, पार्किंग स्पेसेस में यूज़ करेंगे, जहाँ पे ये मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अभी क्या होता था जो आपके सॉफ्ट पैनल्स हैं वो इंडिया में कोई नहीं बनाता था। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी इनके हिसाब से। अब आई डोंट नो, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अब मैनेजमेंट आके इतना कह रहा है कि वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मेक सॉफ्ट पैनल्स इन इंडिया। तो अभी तक इनको ऐसा लगता है कि जो मार्केट है सॉफ्ट पैनल्स का वो है 300 करोड़ का इंडिया में, और 2 या 3 एक मेजर इंपोर्टर्स ऐसे हैं जो चाइना से करते हैं इंपोर्ट ऑब्वियसली, जिन्होंने सारा मार्केट लिया हुआ है। और सिंस उनको भी पता है कि इंडिया में कोई बना नहीं रहा है सॉफ्ट पैनल्स, तो वो अपने मन चाहे दाम पे, मतलब लेस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये कंपनी ऑब्वियसली इनोवेशन में आगे रहती है, 30 साल से ये काम कर रही है ये पैनलिंग वाले सेक्टर में। और ये पूरे जिस इंडस्ट्री में है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स के जिस सेगमेंट में है, ये 30 साल से है। तो ये इनोवेशन में अच्छा काम करती है। अभी इसने क्या किया है कि जैसे सॉफ्ट पैनल्स निकाले, तो अब ये कह रही है कि हमको जो 300 करोड़ का मार्केट, हमको अभी अभी के हिसाब से जो 300 करोड़ का मार्केट एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी सारा मार्केट शेयर वो 300 करोड़ में से लेने की ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। बट अगेन फ्लूटेड में इन्होंने कहा था रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, और वाकई ये अच्छा कर रहे हैं फ्लूटेड पैनल में। अब हमको ये देखना है कि जो सॉफ्ट पैनल है ये आगे कैसा करता है। तो Q3 में शायद उतना अच्छा नहीं हो, बिकॉज अभी इन्होंने निकाला है, लेकिन Q4 में इसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दूसरा चीज़ मैंने ये कहा कि दिस कंपनी स्लोली फेजिंग आउट देयर लो मार्जिन प्रोडक्ट्स, जो बिल्कुल कमोडिटाइज्ड हैं, जिसमें मार्जिन्स नहीं है। तो अभी ये कह रहे हैं 15 से 16% का तो इनका EBITDA मार्जिन्स मेंटेन रहेगा, बढ़ भी सकता है आगे जाके। ठीक है, तो जैसे जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। गाइडेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, रेनी सीजन इन राजस्थान एंड NCR इम्पैक्टेड सेल्स। करंट ऑर्डर बुक मैंने आपको बता दिया, 6 महीने से लेके 2.5 साल तक इनको ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करनी है।
तो ये भी मतलब 2.5 साल थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक कि काफ़ी ऑर्डर्स इसमें से ऐसे होंगे जो 6 से 9 महीने में एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। और 115 करोड़ थी लास्ट H1 में, तो ऑर्डर बुक भी इनका बढ़ रहा है जिस हिसाब से गाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑर्डर बुक भी बढ़ रहा है। और जो फ्लूटेड पैनल है और जो सॉफिट पैनल्स हैं, दोनों हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। अब इनका इंडस्ट्री में इन्होंने क्या देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जो इनका फोर्थ क्वार्टर होता है वो सबसे अच्छा होता है, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर से अच्छा होता है, और सेकंड क्वार्टर जो है वो सबसे ख़राब होता है। तो और फर्स्ट क्वार्टर मतलब अगेन सबसे ख़राब इनका सेकंड क्वार्टर होता है जो रहा है, जो हमको देखने को मिला। तो उसमें एज सच कोई अभी मेरे को प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है टू बी ऑनेस्ट। सेकंड क्वार्टर सबसे ख़राब, फर्स्ट क्वार्टर उससे थोड़ा बेटर, थर्ड उससे थोड़ा और बेटर, और फोर्थ काफ़ी अच्छा होता है। तो हमको ये हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं अपनी थीसिस अगर हमको बनानी भी है इस हिसाब से, तो H2 जो इनका होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सिंस अगर मैनेजमेंट को प्रॉब्लम लगता, डिमांड में दिक्कत हो लगती, तो मैनेजमेंट भी आके एक बार ही कह देता नहीं यार कि अब 25 की जगह हम 20 से ग्रो करेंगे। तो मुझे भी अभी लगता है कि 20-25%, आई डोंट नो कि 25 कर पाएगी। इट्स अ फार क्राई, बहुत दूर की बात हो रही है थोड़ा 25 मेरे हिसाब से भी। तो मैं कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ कि अगर 20% भी ये कंपनी लॉक करती है गेन, 20% का भी FY24 से FY25 में ये रेवेन्यू को जनरेट कर पाती है 20% से, तो तब भी ये अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे है। एज़ फार एज आई रिमेंबर ये कितने के पी पे ट्रेड कर रहा है अभी, 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब अगर आप PEG रेशियो भी देखें तो 1.0 समथिंग का ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1.1 1.2 का तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अच्छे वैल्यूशंस पे है। और जिस हिसाब का मार्केट चल रहा है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं इस मार्केट में। जैसे मैंने सिलचार के केस में बताया था, आई डोंट नो आज उसका क्या हाल था, लेकिन कल वो डाउन था। तो मैं यही कहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई कंपनी बोली कि ये अच्छा कर रही है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, मैनेजमेंट आके जो कह रहा है वो कर रहा है, और हमको भी पूरा इंडस्ट्री को देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पे इस सेक्टर में एटलीस्ट ग्रोथ है, तो आपको वो जाके स्टॉक एकदम ऐसे नहीं खरीदना है कि यार अच्छा बोल दिया है तो वो खरीद लिया। क्या पता आप फिर महंगे में ले लो, वो आपके लिए फिर आपके आपके पास जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो तो ख़राब हो जाएगा ना, रिवॉर्ड कुछ बचेगा नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ऐसे करेक्शंस आते हैं, अब लेट्स से किसी को नहीं पता है अगले 2-3 दिन, 2-4 वर्क मार्केट जब ओपन रहेगा, अगले 2-3 दिनों में अगर और गिर गया, तो ये कंपनी सोचो कितनी अट्रैक्टिव हो जाएगी। सिलचार वगैरह अगर वो आपको 40 समथिंग के पी पे अगर गलती से मिल गया, इतना तो आई डोंट थिंक कि वो इतना 40 के पी पे मिलेगा, बिकॉज ग्रोथ रेट ही उसका 40% का है। तो अगर मिल गया आपको 40-45 के पी पे, देन नथिंग लाइक इट, मतलब वो आपके लिए रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा उस केस में, और रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, मेंटेन करके चलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एशियन पेंट्स एट 90 PE, तो इससे अच्छा तो आप सिलचार 45 के पी पे खरीदो ना, एटलीस्ट उसमें 40% का ग्रोथ तो है। एशियन पेंट्स में तो ग्रोथ ही नहीं है। और एशियन पेंट अब तो खैर 50 के पी पे आ गया है। तो अगर मैं इनको, एक और अच्छी चीज़ इनका ये हुआ है कि इन्होंने महाराष्ट्र में डिपो खोला है एक, ताकि महाराष्ट्र वाले सेगमेंट में, एरिया में भी ये फोकस करें। पहले ये महाराष्ट्र वाले सेगमेंट में प्रेजेंट थे, महाराष्ट्र वाले रीजन में, लेकिन इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ये 17-18 की बात है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से हटा दिया। अब ये वापस शुरू कर रहे हैं, बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोस्टल रीजन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो UPVC विंडोज़ है, क्योंकि वहाँ पे ये ह्यूमिडिटी डैम्पनिंग से आपका वुड ख़राब हो जाता है। तो UPVC में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेनेंस उसका लो है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है कि 10 से 12 साल की तो वारंटी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। तो इन्होंने डिपो खोला है भिवांडी में, और शोरूम खोला है अंधेरी में। अंधेरी में भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर्स के शोरूम है। तो इन्होंने वहाँ पे एरिजो स्टोर का एक शायद शोरूम खोला है अंधेरी में, और भिवांडी में इन्होंने डिपो खोला है, जहाँ से बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं भिवांडी में। अगर आपको पता होगा, आप अगर ऑनलाइन कुछ कपड़े वपड़े भी मंगाते हैं तो भिवांडी से ही बहुत सारे कपड़े आते हैं, जो अगर आप अच्छे ब्रांड्स के मंगा रहे हैं तो ठीक है। अब PVC प्रोफाइल का जो 3 बिजनेस सेगमेंट है, पहले वाला जो PVC प्रोफाइल है उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50 to 55% है, कम है। मतलब अगर थोड़ा यहाँ पे ये भी चीज़ का थोड़ा मुझे एकदम कहते हैं ना कि मैच नहीं हो रही है। एक तरफ तो मैनेजमेंट कह रहा है कि बहुत अच्छा डिमांड है हमारा, दूसरी तरफ मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 50-55% से हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। ये इसीलिए भी क्योंकि अगर बहुत अच्छा डिमांड है तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-85% का होना चाहिए, 80-85% का होना चाहिए। बट इस केस में 50-55% का है, बट
बट ये इसीलिए भी है बिकॉज इन्होंने पिछले 1-2 साल में काफ़ी केपेक्स किया है, तो कैपेसिटी इन्होंने ऑलरेडी इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड दे हैड ऑलरेडी इंक्रीज देयर कैपेसिटी, सो दैट्स वाई द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिगर इज लुकिंग अ लिटिल बिट लो राइट नाउ। और यूपीवीसी वाले सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो 30% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर ये 30 की जगह 60 to 70 हो गया तो यहाँ से और ज़्यादा लेवरेज मिलेगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ही रहने वाली है, चाहे आप 10% पे रन करो अपने प्लांट को या 30% पे करो या 80% पे करो। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट अगर उतनी रहने वाली है एंड यू आर रनिंग योर प्लांट एट 80%, तो आपका जो कॉस्ट है वो बंट जाएगा, वो पूरे 80% ऑफ द प्रोडक्शन में बटेगा रादर देन जस्ट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 30% ऑफ द प्रोडक्शन। तो इस केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज का। सो इन कंक्लूजन क्या है, वैल्यूएशन अगेन अट्रैक्टिव है, इससे नीचे आपको क्या ही मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा बट उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर इससे नीचे आपको कोई कंपनी मिल रही है तो वहाँ पे ये रिस्क बन जाता है कि यार वो तो मतलब किसी को वो पता नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी होगी। अगर पर्टिकुलर इस सेगमेंट की मैं बात कर इस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे और रिस्क बढ़ जाता है। कंपनी काफ़ी साल से है, अच्छा भी परफॉर्म कर रही है, गाइडेंस भी अच्छा है, कोई चेंज नहीं किया गाइडेंस में इन स्पाइट ऑफ दिस लेट्स से म्यूटेड क्वार्टर। तो अभी मेरा थीसिस इस कंपनी को लेके कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो Q1 में मैंने चीज़ें बोली थी वही हैं। Q3 में आके इनका रिजल्ट अगर फिर ख़राब रहा एंड दे वुडंट हैव एनी एक्सक्यूज़ एट दैट टाइम, तो तब ये नहीं कह सकते कि यार मानसून का और स्लिप ओवर होकर हमारा Q4 में जाएगा, फिर मतलब मैनेजमेंट आके बना रहा है। तो Q3 में आके ऑब्वियसली रिजल्ट डिस्कस करेंगे। यही है इस कंपनी के बारे में मेरे पास अभी फ़िलहाल जितनी भी मीनिंगफुल इंसाइट्स हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है इस कंपनी को लेके डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझसे ये मत पूछो कि यार स्टॉक कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, ये सब क्वेश्चंस का मैं शायद रिस्पॉन्ड भी ना करूं बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।